हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है इन ए क्लासरूम, जिसे एड्रियनी रिच ने लिखा था और इसे 1971 में पब्लिश कराया गया था। एड्रियनी रिच का लाइफ पीरियड 1929 से 2012 का था। वो एक अमेरिकन पोइटेस थी। एड्रियनी 20th सेंचुरी की फेमिनिस्ट मूवमेंट की एक सिग्निफिकेंट फिगर थी। उन्हें अपनी राइटिंग्स के लिए 1974 में नेशनल बुक अवार्ड, 2003 में बोलिंगन प्राइज और 2010 में ग्रिफिन पोइट्री प्राइज भी मिला है। उनके नोटेबल वर्क्स है डाइविंग इनटू द व्रेक जो 1973 में पब्लिश हुई और द ट्रीज जो 1978 में पब्लिश हुई। एड्रीनी रिच की पोएम इन अ क्लासरूम एक मोनोलॉग में लिखी गई है, जिसमें पोएम की स्पीकर स्टूडेंट से फुल क्लासरूम को एड्रेस कर रही है। प्राइमरली पोएम एक क्लासरूम में लर्निंग प्रोसेस में होने वाली डिफिकल्टीज को शो कर रही है। पोएम में स्पीकर एक टीचर है जो मोस्ट प्रोबेबली एड्रीनी अपने आप को ही पोर्ट्रे कर रही है और क्लासरूम में पोएम्स और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाते टाइम आने वाली डिफिकल्टीज को शो कर रही है। यह पोएम एक बोरिंग और बोर्ड स्टूडेंट्स की क्लासरूम में लिटरेचर के रेलिवेंस को समझाने के ओल्ड एज स्ट्रगल को इनडायरेक्टली कन्फ्रंट कर रही है। टीचर जो डिटरमिन्ड है स्मॉल स्मॉल डिटेल्स को समझाने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स डिटरमिन्ड है उनके एफर्ट्स को रेजिस्ट करने के लिए। हालांकि पोएम के मल्टीपल डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एड्रीनी एक फेमिनिस्ट राइटर है और उनके मोस्टली वर्क्स में सोसाइटी में वुमेन की कंडीशंस और मेल डोमिनेंस को शो करती है। तो कुछ क्रिटिक्स इन ए क्लासरूम पोएम को भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यह पोएम एक मोनोलॉग की तरह स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें पोएम की स्पीकर स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही है। एड्रेनी क्लासरूम को सोसाइटी में वुमेन के ऊपर लगाई गई लिमिटेशंस के मेटाफोर में यूज करती है और पोएम में स्टूडेंट्स फीमेल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को सीखें। ऑन द अदर हैंड पोएम में स्पीकर रेबेलियन वॉइस एक चेंज की डिजायर को सिंबलाइज कर रही है। इन ए क्लासरूम पोएम लेंथ में काफी छोटी और कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में लिखी हुई है, तो इसका रियल और कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए हम इसे लाइंस या स्टेंजास में ब्रेक ना करके इसे एज ए वोल पोएम इसका मीनिंग समझते हैं। तो चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग ऑफ पोएट्री, होल्डिंग द बुक्स, armful to the table where the heads bend or gaze upward, listening, reading aloud. Talking of consonants, Elysian, caught in the how, oblivious of why. I look in your face, Jude, neither frowning nor nodding, opaque in the slant of dust motes over the table. A presence like a stone, if a stone were thinking, what I cannot say is me, for that I came. यह पोएम एक क्लासरूम की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही है, जहां स्पीकर जो एक टीचर है क्लासरूम में एंटर करती है। उसके पास काफी सारी बुक्स है जो पोइट्री से रिलेटेड है और वो उन बुक्स को सामने रखे डेस्क पर रख देती है। वो नोटिस करती है कि स्टूडेंट्स या तो अपनी बुक्स पर हेड डाउन करके उन्हें देख रहे हैं या क्लासरूम में इधर उधर देख रहे हैं, जो शो कर रहा है कि वो एब्सेंट माइंडेडली वहां बैठे हुए हैं। उन्हें पोइट्री और इंग्लिश लिटरेचर की टेक्निकलिटीज नहीं पता है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी टीचर उन्हें ये टेक्निकलिटीज सिखाए और वो उन्हें याद कर ले। यहाँ यह नोट करने वाली बात है कि जब स्टूडेंट्स पोइट्री को लाउडली पढ़ रहे हैं या जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वो उसे सुन रहे हैं, तो वो कॉन्सोनेंट्स और एलिसेंस और लाइंस में आ रहे पोजेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं यह पता करने की कि यह पोयम कैसे लिखी गई है। टीचर एक्सप्लेन करती है कि कैसे कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं और कैसे कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स में एलिसन होता है। एलिसन का ग्रामर में मतलब होता है कि बोलते टाइम किसी वर्ड में किसी लेटर या सिलेबल की साउंड को ओमिट करना, लेकिन स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण लर्नर पोइट्री की इन टेक्निकलिटीज की टीचिंग में हाउ एंड व्हाई के बीच बिना किसी क्लियर आंसर के कंफ्यूजन में है। पोएम में टॉकिंग वर्ड दो बार आया है।
फर्स्ट टाइम पोएम की बिगिनिंग में जब पोएट्री की टीचिंग की बात हो रही है, और सेकंड टाइम तब जब कॉन्सोनेंट्स और एलिसियन की टीचिंग की बात हो रही है। और ये दोनों ही इंस्टांसेस चीजों को क्लियर वे में एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। इनके बाद भी टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही कंफ्यूजन और अनक्लियर स्टेट में रहते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन में टॉकिंग ऑफ पोएट्री से टीचर पोएट्री की डिफरेंट शेड्स, इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग्स को डिस्क्राइब करने के अटेम्प्ट्स के बारे में बता रही है, और ऑब्जर्व करती है कि स्टूडेंट्स टोटली अनेबल है पोएम के ट्रू मीनिंग और रीजंस को समझने में। पोएम की फर्स्ट 5 लाइंस क्लियरली स्टूडेंट्स के अपने टीचर के टीचिंग एफर्ट्स के रिएक्शन पर फोकस करती है। पोएट्री को लेकर स्टूडेंट्स की इस इग्नोरेंस, एब्सेंट माइंडनेस और पोएट्री और उसके रीडर्स को अफेक्ट करने के पर्पस के लिए इनसेंसिटिवनेस को देख टीचर एक स्टूडेंट जूड को उसके नाम से हाईलाइट करके एड्रेस करती है। जूड एक्सप्रेशनलेस क्लास में बैठी है, वो टीचर के क्लास में पढ़ाने के ड्यूरिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। स्पीकर पोएम में जूड के लिए कहती है कि शी इज नाइदर फ्रोनिंग नॉर नोडिंग। फ्रोनिंग का मीनिंग होता है डिसअप्रूवल, डिसप्लेजर, और नोडिंग का मतलब होता है हेड को लोअर या रेज करना, जो एक जेस्चर है। तो स्पीकर कह रही है कि जूड बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो एक्सप्रेशनलेस है। वो ना ही तो पोएम को सुनते ही इमिडिएटली क्रिटिसाइज कर रही है, और ना ही वो टीचर से फर्स्ट टाइम में ही एग्री हो जाती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सेज में ओपेक है, जो टीचर को टेबल पर डस्ट मोट्स की तरह शो हो रही है, जो बस अपनी टेक्स्ट बुक में बेंडिंग पोजीशन में बैठी हुई है और कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में वो अपनी बुक्स में सबमर्ज्ड है। ओपेक का लिटरल मतलब होता है जो क्लियरली विजिबल नहीं हो, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट। पोएम में यहाँ उसका मीनिंग है कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स पोएट्री और इंग्लिश लिटरेचर की टेक्निकल स्टडीज को रजिस्ट कर रहे थे, वो अपने डिसअप्रूवल को शो कर रहे थे, वहीं जूड साइलेंटली अपनी बुक्स में सबमर्ज्ड है, और जिस कारण टीचर उसके एक्शन से कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना पा रही है। टीचर यह नहीं समझ पा रही है कि क्लास में हो रही टीचिंग से जूड को कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। और डस्ट मोट्स टाइनी डस्ट पार्टिकल्स को कहते हैं, जो सरफेस पर गैदर होकर उसे ओपेक बना देते हैं। तो पोइट जूड को उन डस्ट मोट्स से कंपेयर करती है, क्योंकि उनकी तरह जूड भी नॉन ट्रांसपेरेंट है। आगे पोइट जूड को स्टोन प्रेजेंस से पोर्ट्रे करती है। जैसे स्टोन को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, वैसे ही जूड को भी पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है। पेनिट्रेट का मतलब होता है गो थ्रू, मतलब किसी चीज के अंदर से हम दूसरी तरफ जा सकते हो। क्लासरूम में जूड अपने ही थॉट्स में लॉस्ट है। पोइट इन थॉट्स को सिग्निफिकेंट बताती है। स्पीकर इमेजिन करती है कि जूड साइलेंटली थिंकिंग कर रही है, और अपने साइलेंस से पोएम्स के अनसेड और अनएक्सप्रेस सबटेक्स्ट को एक्सप्रेस कर रही है, और साथ साथ वो पोइट के साइलेंस को भी रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसे बस एक्सपीरियंस करके ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। पोएम के एंड में स्पीकर कहती है कि एक टीचर और पोइट होने के साथ साथ वो होप करती है कि ऐसी टीचिंग और लर्निंग मेथड का यूज किया जाए जो उन हार्मफुल बुक्स के लोड से बियॉन्ड हो, और जो जूड जैसे बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट हो, जो उनके साइलेंस को पेनिट्रेट करके उन तक पहुंच जाए। और इसी के साथ हमारी पोएम का टेक्स्ट खत्म होता है। तो चलिए पोएम को एक बार एंड करने से पहले सम अप कर लेते हैं। इन ए क्लासरूम पोएम लेंथ में काफी शॉर्ट, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम है, जो पोएट्री और लिटरेचर की टेक्निकलिटीज की स्टडी के ड्यूरिंग स्टूडेंट्स के द्वारा फेस की जाने वाली डिफिकल्टीज को शो करती है। इसी कारण इस पोएम में कोई सिग्निफिकेंट या हिडन थीम्स भी नहीं है, अनटिल और अनलेस हम पोएम को डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस में इम्पोज करते हैं, या पोएम में आउटर सिंबल्स को इंड्यूस करते हैं, या पोएम में प्रेजेंट थिंग्स को मेटाफोरिकली सिंबलाइज करते हैं। इन अ क्लासरूम एक सिंपल पोएम है। थ्रू आउट हर करियर एड्रियनी रिच कंटिन्यूसली पोएट्री की पावर और उसकी बोथ पोएट और रीडर पर ट्रांसफॉर्मेटिव एबिलिटी को प्रूव करने में इंगेज्ड रही है। इस पोएम में भी पोएटेस अपने इन्हीं बिलीव्स को शो कर रही है, और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है।
So thank you guys. That's it for today. Don't forget to like, share and comment on the video and subscribe my channel.